नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज पॉलिटी में संविधान का पहला भाग हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए एक बार मुझे बता दीजिए कि हमने कल कहाँ से पढ़ा था। वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो प्रॉपर आ रही होगी आप लोगों को। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाते चलें, पढ़ते चलें। और जो ये पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, ये आप विश्वास रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैच आपका रहने वाला है। यहाँ पर हम देखिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? आप कहेंगे सर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप बताइएगा कि भैया यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है और बेहतरीन तरीके से हम इनको पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये विश्वास रखिएगा कि यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये बताइए कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या? आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ संघ की। देखिए संघ जो है, संघ की अगर बात होगी तो आप ये बताइए, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग, जैसे हिंदी में तो संघ ही लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में दोनों मतलब अलग हो जाएंगे। एक तो हम बोलेंगे यूनियन, एक हम बोलेंगे फेडरल। यूनियन का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य देश से अलग हो सकते हैं, वो यूनियन सिस्टम है या नहीं? तो आप कहेंगे यूनियन सिस्टम का मतलब है ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। द स्टेट कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द कंट्री। अब फेडरल सिस्टम का मतलब है जहां पर राज्य देश से अलग हो सकते हैं, जैसे कनाडा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे पढ़िए कि सर यूनियन का मतलब यहां पर क्या है। देखिए यूनियन का हिंदी मतलब संघ होता है, और फेडरल का हिंदी मतलब भी क्या होता है? आप कहेंगे सर फेडरल। ये है क्या? देखिए ये संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, संघ को फेडरल कहते हैं। लेकिन जो यूनियन सिस्टम है, ये जो यूनियन सिस्टम है, यहाँ पर क्या होगा? राज्य देश से अलग हो सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। देश से अलग नहीं हो सकते। ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य देश से अलग नहीं हो सकते, हो सकते हैं, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? आप कहेंगे सर द स्टेट्स कैन नॉट सेपरेट, कैन नॉट सेपरेट, आप कहेंगे कैन नॉट सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम कंट्री, फ्रॉम कंट्री। जहां पर राज्यों को देश से अलग होने की आज़ादी नहीं है, वहां पर फ्रॉम कंट्री, वहां पर क्या होता है? यूनियन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, भारत, जैसे हमारा भारत, क्या भारत से यूपी अलग हो सकता है? क्या भारत से महाराष्ट्र अलग हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता। तो फेडरल का मतलब क्या है? फेडरल का मतलब है, यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहेंगे राज्य देश से अलग हो सकते हैं। राज्य देश से अलग हो सकते हैं। ठीक है, राज्य देश से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये अच्छे से आप लोग लिखेंगे, हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर द स्टेट्स कैन सेपरेट, द स्टेट कैन सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम कंट्री, फ्रॉम कंट्री। कि भैया राज्य जो है देश से अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी? अलग हो सकते हैं।
तो वो होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, कि सर इसका एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल अगर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जैसे कनाडा, ठीक है, कनाडा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी, तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पर कौन सी संघ व्यवस्था चलती है, यूनियन सिस्टम चलता है, ठीक है। अब ये बताइए, ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, भारत के संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, ये आप मुझे बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर ये जो है आज चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र ये संविधान के किस भाग में आता है, किस पार्ट में आता है, तो आप कहेंगे सर ये पार्ट 1 में आता है। किस में, पार्ट 1 में। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो आप कहेंगे सर संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, वो संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है। कौन कौन से आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, समझ गए आप। तो हम बात करें संविधान का भाग 1, क्या पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग 1। तो भाग 1 में आता है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। तो संविधान का भाग 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, मुझे बताइए, क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब होता है एक यूनियन। हमारे यहाँ पर एक यूनियन है, अभी पता चल जाएगा आपको। जैसे एक आर्टिकल है, जैसे एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। हमने कहीं भी भारत के लिए एक समूह का प्रयोग नहीं किया, हमने संधि का प्रयोग नहीं किया, हमने क्या किया है, हमने कहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत, आप कहेंगे इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा जी, आप कहेंगे सर राज्यों का संघ होगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, संघ होगा। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, ये आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ लिया कि सर इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, union of states, ठीक है। हमने पढ़ा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का संघ है। संघ, संघ का मतलब क्या है, यूनियन है, कि भैया हमने कहीं भी ग्रुप का प्रयोग नहीं किया, हमने समूह का प्रयोग नहीं किया। समूह का मतलब क्या है, समूह का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर समूह का मतलब क्या राज्यों का समूह भारत है, नहीं, एक संघ है, एक इंटेग्रिटी है, एक यूनिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग लिखिए। अब इस संघ में क्या होंगे, जैसे कि भारत है, भारत में जैसे कि भारत के राज्य संघ हो गए, क्षेत्र हो गए, अर्जित किए हुए क्षेत्र हो गए, संघ शासित क्षेत्र हो गए, ये सभी भारतीय संघ में आते हैं। भारतीय संघ की मतलब अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। आप कहेंगे सर भारतीय संघ में टोटल राज्य कितने हैं, आप कहेंगे सर टोटल स्टेट्स कितने हैं, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर इसमें जो राज्यों की संख्या है, जो स्टेट हैं वो 28 हैं, कि सर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश यूटीज कितने हैं और कुल राज्य कितने हैं, कुल राज्य कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कुल राज्यों की संख्या 28 है, कुल यूटीज की संख्या 8 है। क्या है, 8।
तो यहाँ पर हमने लिखना है कि सर कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई। आपने पढ़ा सर 28 राज्य हो गए। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर हमने तो पढ़ा था 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना था। आप यही तो कहोगे कि भैया हमने तो ये पढ़ा था 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य भारत का बना। तो जब वो 29वां राज्य बना था तो ये 28 राज्य कैसे हो सकते हैं। देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। जब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा हटा दिया तो बचे राज्य 28। अब जो जम्मू कश्मीर था उसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो अब हमें ये पता है कि हमारे 7 केंद्र शासित पहले थे, 2 और बन गए, कितने हो गए 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 में दमन दीव दादर नगर हवेली को एक कर दिया मिलाकर, तो फिर 9 से कितने हो गए 8। तो इसलिए 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश और भैया राज्य हैं 28। कितने राज्य हैं 28। ये आप लोगों को समझ में आया क्या कि सर इसमें क्या होंगे, इसमें भारतीय राज्य होंगे, इसमें संघ में भारतीय राज्य इसमें शामिल होंगे, इसमें केंद्र शासित प्रदेश यूटी शामिल होंगे, इसमें अर्जित प्रदेश शामिल होंगे, जिसे भी हम अर्जित करेंगे एक्वायर करेंगे, अर्जित प्रदेश कह सकते हैं, अर्जित क्षेत्र कह सकते हैं, जिन्हें हम भारतीय संघ में शामिल करेंगे। वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, वो सब हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे मिलकर हमारा क्या बना है, संघ बना है। चलिए अब बात आ गई कि सर आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है आप बताएंगे। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। कि भैया जब किसी बाहरी क्षेत्र को, आउटर एरिया को भारत में शामिल किया जाएगा, उससे नया राज्य बनाया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे सर, नए राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 2 के अनुसार होगी। देखिए संघ में नए राज्य का प्रवेश, जो भारत संघ है, संघ में नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश, संघ में नए राज्य का प्रवेश, या आप कहेंगे सर नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, आप कहेंगे सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जब हम ये बातें कर रहे हैं, यहां पर ये बातें हम कर रहे हैं न्यू स्टेट्स, कि भैया नए राज्य की स्थापना। ये जो नया राज्य बनाया जाएगा ना, ये नया राज्य कैसे बनाया जाएगा, जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। जब किसी बाहरी क्षेत्र को, जब किसी बाहरी क्षेत्र आउटर एरिया को, क्षेत्र यानी कि आउटर एरिया को संघ में शामिल किया जाए, जो हमारा भारत संघ है, संघ में शामिल किया जाए, तब नया राज्य बनेगा। क्या होगा, शामिल किया जाए। ठीक है जी, जब किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तब नए राज्य की स्थापना होगी। अब यहाँ पर आप मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिक्किम। जो ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम भारत और पाकिस्तान किसी का भी नहीं था, ये स्वतंत्र था। ये क्या था, स्वतंत्र था। तो सिक्किम को भारत में बाहर से शामिल किया गया। अब इसके लिए एक स्वतंत्र रियासत थी। यहाँ पर स्वतंत्र रियासत होने के कारण क्या किया गया था, एक 35वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 35वां संविधान संशोधन किया गया। और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम कि सर जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 हुआ, 74 द्वारा क्या किया गया था, 74 द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। क्या किया गया भैया, आप कहेंगे सर संविधान में आर्टिकल 2A जोड़कर, आर्टिकल 2A जोड़कर एड ऑन करके जोड़कर सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया। क्या दिया भैया, सह राज्य बनाया। सह राज्य का मतलब होता है एसोसिएट स्टेट। क्या होता है, आप कहेंगे सर एसोसिएट स्टेट।
एसोसिएट स्टेट बनाया। ठीक है, एसोसिएट स्टेट बनाया। क्या यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे? चलिए, ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए कि सर एसोसिएट स्टेट हमने यहाँ पर लिख लिया। अब किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत वाली बात हो तो प्लीज मुझे बताइए कि सर अभी सिक्किम राज्य नहीं बना है, अभी केवल एसोसिएट स्टेट बना है। अब क्या किया गया, इसे राज्य का दर्जा देने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी वाले लिख लेंगे संविधान संशोधन और इंग्लिश वाले लिख लेंगे अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था? आप कहेंगे सर आर्टिकल 2A को समाप्त कर सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा? 22वां राज्य बनाया। कि सर सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया था? आप कहेंगे सर 22वां राज्य बना। क्या ये सारे फैक्ट आपने लिख लिए? क्या सारे फैक्ट लिख लिए? कि सर आपकी क्लास बीच में ही बंद हो जाती है, फिर आप कहीं वहीं से शुरू नहीं करते? नहीं, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? सिक्किम 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 कहाँ गलत है जी? सिक्किम। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज हमने लिख ली कि सर सिक्किम को क्या बना दिया? सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया। ये तो बात हो गई अनुच्छेद 2 की। अब ये बात करेंगे कि सर जब भारत में ही किसी राज्य को, भारत में ही किसी क्षेत्र को एक नया राज्य बनाया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत नए राज्य बने होंगे? इसके या किसी और? आप कहेंगे ना, 3 के तहत। ये तो सिंपल सी चीजें हैं। ये तो सिंपल सा था कि जब किसी बाहरी क्षेत्र को संघ में शामिल किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो भारत का ही हिस्सा है, उत्तर प्रदेश तो भारत का ही हिस्सा है। चलिए, यहाँ पर आपने पढ़ ली। अभिषेक कश्यप जी, दीवान जी बैच में मैंने काफ़ी कराया है। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पर अपडेट लगे आपको उसको लिख लीजिए कि ये भैया 35वां संविधान संशोधन 1974 था और ये 36वां संविधान संशोधन 1975 है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि सर 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 22वां राज्य बनाया गया था। चलिए, बात आती है अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य की स्थापना जब बाहरी क्षेत्र से तो हम नया राज्य बनाएंगे, अनुच्छेद 2 में लिख लिया। जब भारत में ही नया राज्य बनेगा, भारतीय संघ से नए राज्य बनेगा, तो हम यहां पर बात करेंगे नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना नए राज्य की स्थापना। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य की स्थापना। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट भारतीय संघ से, यानी कि जो भारत में ही क्षेत्र हैं, भारत में ही जो राज्य हैं उनसे तो नया राज्य बनेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको हिंट्स दूं, जैसे अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से कौन बना है? 2014 में आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। तो ये किसके तहत बनाया गया होगा? आप कहेंगे सर तेलंगाना, ये अनुच्छेद 3 के तहत बना। पहला पॉइंट ये हुआ। इसमें दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे कि सर क्या हो सकता है कि सर राज्य के नाम को बदलना, राज्य के नाम को बदलना। अब किसी राज्य के नाम को बदलना है, चेंज द नेम ऑफ स्टेट। आप कहेंगे सर चेंज द नेम ऑफ स्टेट,
चेंज द नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ स्टेट, राज्य के नाम को बदलना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि सर इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए कि 2011 में जो उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा, इसे क्या बना दिया, इसे बना दिया ओडिशा। क्या बना दिया, ओडिशा। तो जो ये नाम बदला गया, ये नाम कौन से अनुच्छेद के तहत बदला गया है, ठीक है। अब जैसे 3 ये क्या कहता है, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि, की सीमा में कमी या वृद्धि, सीमा में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, आप लिख लेंगे कमी या वृद्धि। ऐसे पढ़िए कि सर किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है, किसी राज्य की सीमा को कम करना है। अब यहाँ पर हमने ये बात करनी है कि सर जैसे अगर मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश है अपना, अब उत्तर प्रदेश के जो रामपुर की एक तहसील पड़ती है बिलासपुर, और इधर बिजनौर में एक जगह पड़ती है लक्सर, इन्हें उत्तराखंड में शामिल करने की बात चल रही है। किसमें, उत्तराखंड में शामिल करने की मांग चल रही है। अगर ऐसा कर दिया जाता है, अगर ऐसा कर दिया जाता है, सर आपने इंग्लिश में 36 कर दिया, कहाँ 36 कर दिया जी, कहाँ 36 कर दिया भैया, ये 35वां संविधान संशोधन 1974 है और ये 36वां संविधान संशोधन 1975 है, ठीक है। इसमें 2A जोड़ा गया है और इसके द्वारा 2A को समाप्त किया गया है, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात हैं, ये तो बड़ा नॉर्मल सा चीज़ है और दोनों ही अलग अलग बातें हैं, दोनों ही अलग अलग फैक्ट हैं। ये हमने लिख लिया कि सर राज्य की सीमा में कमियां वृद्धि, ये आप लोगों ने आई होप लिख ली होंगी यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब ये बताइए, एक नोट लिखिएगा, एक नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जो, या अनुच्छेद 1, 2, 3 में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से साधारण बहुमत द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत का क्या मतलब है, सिंपल मेजॉरिटी कह लें, ठीक है। क्या कह लें इसे, आप कहेंगे सर सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होंगे, ठीक है। क्या होंगे, प्रस्ताव पारित होंगे। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होंगे, इनके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, इंक्रीज और डिक्रीज, इंग्लिश में लिख लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, कि सर राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, ये अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बिहार से झारखंड भैया 2000 में अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ, ठीक है। समझ गए आप लोग हैं जी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। सर ये तो अनुसूची 1 में ही डिटेल है, बिल्कुल। देखिए ये जो व्यवस्थाएं दी हुई हैं, ये अनुच्छेदों में हैं, लेकिन अगर नए राज्य बनाए जाएंगे तो उसके लिए संशोधन अनुसूची 1 में करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। ये हमने लिख लिया। अब मुझे बताइए कोई समस्या वाली बात तो नहीं है यहाँ तक। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 4,
आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए गए थे वो साधारण बहुमत से हुए थे, संविधान संशोधन नहीं हुआ था उनके लिए, है ना। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान संशोधन नहीं होंगे, वो संविधान संशोधन नहीं होंगे। सर 2 और 3 में क्या अलग है? 2 और 3 में क्या अलग है? देखिए 2 कहता है कि यहां पर पढ़िए कि भारत के बाहर का जो बाहरी क्षेत्र होगा उससे नया राज्य बनेगा अनुच्छेद 2 में। लेकिन 3 कहता है कि भैया जो भारतीय संघ से, भारतीय क्षेत्र से जो नए राज्य बनेंगे या राज्य के नाम बदले जाएंगे या उनकी सीमा में कमी या वृद्धि की जाएगी, अनुच्छेद 3 में होगा। किस में होगा? अनुच्छेद 3 में होगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून लॉज, जो कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? आप कहेंगे सर इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहां पर आप लिखिए संविधान संशोधन नहीं होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर ये संविधान संशोधन नहीं होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए लॉज संविधान संशोधन नहीं होंगे। ये चीजें आप लोग यहाँ पर लिखिए, ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि सर 2 और 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे। क्योंकि आप ये भी अब आप लिखिएगा, क्यों नोट में लिखिएगा, क्योंकि संविधान संशोधन किस में है? आप कहेंगे सर संविधान संशोधन किस में किया जाता है? जल्दी से बताइए। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुच्छेद 368 में होते हैं, 368 में होंगे। इसलिए 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये क्या नहीं माने जाएंगे जी? ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो इनको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, भैया जल्दी से। ठीक है जी, कि ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। खत्म हो गई कहानी यहाँ तक। चलिए, अच्छा मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं? अब एक बात आती है, क्या यहां पर एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन ये उठा, क्या संसद को अधिकार है कि संसद संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद 3 दिया गया है, अनुच्छेद 3 में इतनी शक्ति है कि वो भारत के किसी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? आप कहेंगे नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर सकती संसद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ऐसा साधारण बहुमत से नहीं कर सकती, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया आप लोगों को? भैया मैं लिख तो पूरा ही रहा हूं जी, हिंदी इंग्लिश। बताइए कहीं भी कुछ भी मैंने ऐसा छोड़ा है क्या जो मैंने इंग्लिश में ना लिखा हो? है ना, इंग्लिश में ना लिखा हो। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, क्या आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश ही लिखेंगे, तेलंगाना को तेलंगाना लिखेंगे, ओडिशा को ओडिशा लिखेंगे? ठीक है, बताइए। पूर्व स्वीकृति को हम बोलते हैं प्री परमिशन, क्या बोलेंगे जी? प्री परमिशन बोलेंगे। अब यहां पर बात आ गई कि सर एक केस था, क्या यहां पर एक क्वेश्चन था, क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत के किसी भूभाग को, भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, किसी अन्य देश को सौंप सकती है? ये मुझे बताइए, सौंप सकती है
क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आया, ये जो आंसर था ये किस केस में पूछा गया था? तो एक केस था जिसे हम कहते हैं वेरुवादी वर्सेस, आप कहेंगे सर वेरुवादी, वेरुवादी बनाम, या वेरुवादी भी लिखा जाता है इसे, वेरुवादी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ठीक है जी। ये जो केस था, ये केस था जी 1960 का। कब का? 1960 का। इसे हम कहेंगे सर वेरुवारी, आप मुझे बताइए सर इसे हम क्या बोलेंगे? वेरुवारी, वेरुवारी, वेरुवारी वर्सेस इंडियन टेरिटरी, यूनियन ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया, इसका आंसर किस में मिला है जी? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में आंसर मिला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया? आंसर दिया कि संसद ऐसा साधारण बहुमत से नहीं कर सकती जो 2 और 3 में जो साधारण बहुमत से कर सकती थी, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं करेगी। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे कि सर संसद ऐसा, संसद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट, इसे सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इसके लिए संसद द्वारा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप कहेंगे सर संसद ऐसा नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। ठीक है जी, संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, संसद ऐसा नहीं कर सकती। चलिए, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। क्या होगी जी? संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या होगी? संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। नीड, आप कहेंगे सर नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ऐसा किससे किया जाएगा? अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा। और भैया क्या किया गया? जो बेरूवादी क्षेत्र था, जो पाकिस्तान लेना चाह रहा था, उसके लिए क्या किया गया? यहां पर आप लिखिए कि सर एक वेरुवादी क्षेत्र था, तो वेरुवादी क्षेत्र के लिए क्या किया गया था? आप मुझे बताइए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए। कौन सा संविधान संशोधन किया था? कौन सा संविधान संशोधन किया था? बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर इसके लिए क्या करा था? तो यहाँ पर आप लिखना कि सर 9वां संविधान संशोधन किया गया। 9वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1960 में, के द्वारा भारत ने जो बेरूवादी क्षेत्र हुआ करता था, वेरुवादी, जिसे वेरुवादी भी लिखते हैं, वेरुवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा। किसको सौंपा जी? पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, दे दिया। ये हमने लिख लिया कि सर ये बताइए कि जो बेरूवादी क्षेत्र था वो हमने किसको सौंप दिया था? पाकिस्तान को सौंप दिया था। किसको सौंपा था? पाकिस्तान को। एक और स्टेटमेंट यहां पर आप लिखिएगा कि सर एक और संविधान संशोधन हुआ था, एक और संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन।
या आगे लिखूंगा इसे, इसमें जगह नहीं है, यहां तक आप लोग लिखिए कि सर हमने पढ़ा कि जो बेरूवादी क्षेत्र था, जो एक झगड़ा चल रहा था 1960 में कि ये क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाए, क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी भूभाग को किसी अन्य देश को दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत जिसमें साधारण संशोधन किए जाते हैं, ऐसे भारत के किसी विभाग को अन्य देश को नहीं दे सकती। उसके लिए संसद को संविधान संशोधन करना पड़ेगा और संविधान संशोधन किया गया 9वां संविधान संशोधन 1960, जिसके द्वारा भारत ने बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। ये अच्छी खासी क्वेश्चन यहां पर आते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है साधारण बहुमत से, ठीक है, जिसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधारण बहुमत ऐसे समझ लो जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 6 लोगों के हाथ ऊपर उठवा दिए कि भाई आप इस पक्ष में हो, तो उन्होंने हाथ उठा दिए कि हाँ भाई पक्ष में है, तो वो हो जाएगा। जैसे जजों की संख्या बढ़ाई जाती है तो संसद क्या करती है, वहां पर साधारण बहुमत से हाथ उठवा लेती है, बताओ भाई जजों की संख्या बढ़ाई जा रही, कौन कौन पक्ष में है, तो वो जो पक्ष में, वो साधारण बहुमत से हाथ उठवा लिए कि भाई हम पक्ष में हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहां तक बताइए, एक 100वां संविधान संशोधन, यहां पर राष्ट्रपति कौन थे इस समय, राष्ट्रपति कौन थे इस समय, राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था, बताइए प्रेसिडेंट कौन थे यहां पर, प्रेसिडेंट जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है कि सर 9वें संविधान संशोधन 1960 पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी, यहां पर लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कहां गया? ये हमने लिखा तो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन। हिंदी में बोले तो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। ठीक है जी, आवश्यकता, चलिए आवश्यकता की बात हो रही है जी, बताइए आवश्यकता हम पढ़ेंगे जी, आवश्यकता। चलिए अब ठीक है जी, अब ठीक है आवश्यकता, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सारी बातें हमारी यहां पर हो गई। अब हम बात करेंगे सर, ये बताइए एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन क्या कहता है? इससे क्या किया गया था कि जो भारत ने अपने 111 क्षेत्र थे वो किसे दिए? संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2015 यहां पर हम बात करेंगे सर, ये हुआ था। देखिए समझिए मेरी बात, समझिएगा कि प्रणब मुखर्जी इस समय राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश काफी समय से मांग कर रहा था कि भाई जैसे 3 बीघा गलियारा है वो भारत ने दिया बांग्लादेश को, हमने उसे रेंट पर दे दिया, हमने उसे लीज पर दे दिया और बांग्लादेश अपना अधिकार जमाने लग गया। तो यहां पर एक बात आई, यहां पर एक चीज आई कि भाई भारत जो है आदान प्रदान करेगा। 1974 में बांग्लादेश सीम भूमि आदान प्रदान समझौता हुआ था 1974 में। कब? 1974 में भारत और बांग्लादेश के मध्य एक भूमि के आदान प्रदान का समझौता हुआ था, जिसमें ये देश एक दूसरे के साथ अपनी जमीन का आदान प्रदान करेंगे अपनी सहूलियत के अनुसार। तो ये जो संशोधन था जिसे हम 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, एक्ट 2015 के नाम से हम पढ़ते हैं कि सर 2015, आप कहेंगे भैया 2015, इसके द्वारा क्या किया? भारत ने अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। भारत ने अपने कितने क्षेत्र दिए? अपने 111 क्षेत्र, 111 क्षेत्र एरियाज, कि सर भारत ने अपने कितने एरियाज बांग्लादेश को दिए? किसे दिए जी? आप कहेंगे सर बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश को दिए। और हमें बदले में क्या मिला? दिए। बदले में बांग्लादेश ने, किसने? बांग्लादेश ने भारत को मात्र 51 क्षेत्र दिए,
भारत को मात्र कितने क्षेत्र दिए? भारत को मात्र 51 क्षेत्र दिए। 51 क्षेत्र 51 क्षेत्र दिए। क्या ये हमने लिख लिया यहां पर? चलिए, ये हमने लिख लिया कि सर ये इस समय राष्ट्रपति कौन थे? कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। इस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे जी? प्रणब मुखर्जी। आप कहेंगे सर प्रणब मुखर्जी इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? प्रणब मुखर्जी इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है जी। कि सर 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। गुरुजी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देश आजाद होने के बाद राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। बिल्कुल। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है। जब जो अंतरिम बैठक होती है संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 में, तब इन्हें जो है ऐसे ही राष्ट्रपति चुन लिया गया। चुनाव नहीं हुआ था राष्ट्रपति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिना चुनाव के ही 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति संविधान सभा के द्वारा चुन लिया गया। जब 1952 में संसद के चुनाव हुए, तो पहली बार संसद ने राष्ट्रपति का चुनाव किया 1952 में। ठीक है। कब? 1952 में। तो 1952 से 1957 तक रहे 5 साल राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद का पुनः निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ। फिर ये 1962 तक रहे। ठीक है। कब तक रहे? 62 तक। तो कुल मिलाकर 2 बार तो निर्वाचित हुए, 1 बार ऐसे ही संविधान सभा के द्वारा चुन लिए गए थे। ये बताइए, स्पीड ज्यादा कहाँ है भाई? इतनी धीरे धीरे अगर मैं लिख रहा हूं, तो अगर आप इस स्पीड से करेंगे तो फिर तो मुझे लग रहा है कि आपको डेली 1 या 2 पेज अपने हैंड राइटिंग करना चाहिए। आप हैंड राइटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको बताइए, आप ईमानदारी से बताना क्या ये जो है बहुत स्पीड में लिखवा रहा हूं, मैं बहुत स्पीड में करा रहा हूं क्या? मैं तो बहुत धीरे धीरे अच्छे से धीरे धीरे समझ कर आपको बता रहा हूं। अगर स्पीड अगर आप लोगों को लग रही है, 1-2 बच्चों को लग रही है बस, हैं? लिख लीजिए। यहां पर हमने सारे पॉइंट लिख लिए यहां पर। अब ये बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लग गई। ठीक है। आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर किसके? भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी है। डिमांड, आप कहेंगे सर यहां पर आप लिखिएगा डिमांड ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी, लैंग्वेज। यहां पर हमने बात कर ली भाषा के आधार पर यहां पर हमने बात कर ली। तो आप मुझे बताइएगा, यहां पर हम बात करेंगे सर, सारी चीजें हमने लिख ली, इसको अच्छे से लिख ली। अब आप मुझे बताइए, मैं बहुत धीरे और बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। मुझे लग रहा है कि भैया जो बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, उन्हें धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहां पर बात हो गई कि सर मांग कौन कर रहे थे? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटटी श्री रामुलु। आप कहेंगे पोटटी श्री रामुलु, ये व्यक्ति हैं जो कि भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे। हालांकि मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा, 1946 में आऊंगा। 1946 में क्या हुआ? 1946 में मोहित जी बना रहे हैं ना, अभी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो 1946 में तेलंगाना आंदोलन की मांग चल रही थी। तेलुगु भाषा के आधार पर तेलंगाना की मांग चल रही थी। तेलुगु भाषा के लिए तेलंगाना आंदोलन चल रहा था। हालांकि तेलंगाना राज्य बना 2014 में है। तो बात ये आ गई
बात ये आई कि भैया जब तेलंगाना आंदोलन चल रहा था 1946 में, और ये आंदोलन अपनी चरम पर पहुंचता है 1951-52 में। पोटटी श्री रामुलु जब थक जाते हैं मांग करते करते कि भाई अब नहीं सरकार सुनेगी हमारी, तो पोटटी श्री रामुलु अनशन पर बैठ जाते हैं। किस पर बैठ जाते हैं? भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और जब भूख हड़ताल पर बैठ गए, भाई कौन कितने दिन तक भूखा रह सकता है? भूखे रहे, 56 दिन भूखे रहे, और उसके बाद फिर बीमार पड़े। 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। पोटटी श्री रामुलु की 58वें दिन मृत्यु हो जाती है। और जब 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई तो भैया नेहरू सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी। नेहरू सरकार दबाव में आती है। हालांकि नेहरू सरकार नहीं थी, ये अंतरिम संसद बना रखी थी ब्रिटेन ने नेहरू जी के नेतृत्व में, ठीक है, जिसे अंतरिम संसद कहा गया था। तो भैया नेहरू जी दबाव में आए। अंतरिम सरकार ने यह फैसला लिया कि एक काम करते हैं, भाषा के आधार पर राज्य बना देते हैं, वरना देश में बवंडर हो सकता है, देश में विद्रोह हो सकता है। तो पोटटी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश बन गया था। जब आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर, कौन बन गया जी? आंध्र प्रदेश बन गया भाषा के आधार पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या हुआ, क्या होता है, तो आप लोग ये बताएंगे कि सर नेहरू सरकार ने यह डिसीजन लिया, हालांकि संविधान सभा का डिसीजन था कि एक काम करते हैं, जो तेलंगाना आंदोलन चल रहा है बहुत समय से, एक काम करते हैं, राज्यों का जो गठन हो वो कैसे किया जाए। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो, जनगणना के आधार पर हो, जातिगत हो, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर हो, कैसे होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सर, हुआ ये कि धर आयोग बना दिया। धर आयोग, अभी इनकी मृत्यु से पहले धर आयोग बनाया। धर आयोग ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एंड फाइनेंशियल कंडीशन। कि सर राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों का जो गठन है, वो भाषा के आधार पर ना होकर ज्योग्राफिकल एरिया, उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर आप समझिए, पहले मैं ये बताता हूं मांग की जो हो रही है, इनके द्वारा मांग की गई। अच्छा, ये जो है ये अनशन पर बैठ गए। ये किस पर बैठ गए? अनशन पर। अनशन कह लें, हंगर स्ट्राइक कह लें। ये किस पर बैठ गए? हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। किस पर? हंगर स्ट्राइक पर ये बैठ गए। तो हंगर स्ट्राइक पर जब ये बैठे तो भैया इनकी क्या हो गई? हंगर स्ट्राइक इन्होंने कर ली, है ना, और हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कितने दिन भूखे रहे ये? भूखे रहे ये कितने दिन भूखे रहे? 56 दिन। 56 दिन ये भूखे रहे, ठीक है, तक ये भूखे रहे। और इनकी मृत्यु कब हो गई? मृत्यु हो गई भैया 15 दिसंबर 1952 में, 58वें दिन। कब मृत्यु हो गई इनकी? तो आप कहेंगे सर 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो नेहरू सरकार किस में आ गई जी? तो आप कहेंगे सर नेहरू सरकार दबाव में आई, और भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बना, कि आप कहेंगे सर इस आधार पर जो पहला राज्य था, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य था वो कौन सा था? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। लेकिन इसका पुनर्गठन कब किया? इसको रीऑर्गेनाइज कब किया? पुनर्गठन कह लें, रीऑर्गेनाइज कह लें, रीऑर्गेनाइज्ड कह लें कि सर कब किया गया इसको रीऑर्गेनाइज्ड? तो 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। इसीलिए आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ये स्थापना दिवस कब मनाता है? एस्टैब्लिश डे कब मनाता है? आप कहेंगे सर 1 नवंबर को। कब?
1 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए अब हमारी बात आती है सर एसके धर आयोग की, जेबीपी समिति की, निर्वाचन राज्य पुनर्गठन आयोग की, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की। तो इसका एक खंड पढ़ेंगे, एक क्लास पढ़ेंगे कल। क्या यहां तक आपने सारी बातें समझ ली? और मैं प्रयास करूंगा कि ये सारी चीजें हैं अच्छे से आप लोग पढ़िए, है ना। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड है। मैं मेरी आत्मा घर, मेरा शरीर जो है वो घर पे सो रहा है, मेरा शरीर जो है वो घर पे सो रहा है और मैं यहां पर जो है, नहीं आत्मा घर पे सो रही है, शरीर मेरा यहां पर आपके सामने खड़ा है। रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, मैं तो घर पे ही सोया हुआ हूं ना। ठीक है, देखिए 56 दिन भूखे रहे और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। खत्म कहानी। बताइए किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या? चलिए तो अब इसी का एक पार्ट पढ़ेंगे कल, एक पार्ट हम कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत थी, समझ गए भैया। चलिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये सारी चीजों को आप लोग समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, दिल लगाते रहिए। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।